चाहे हिजबुल्लाह के सबसे बड़े नेता हसन नसरुल्लाह का कत्ल हो, या उनके बाद दूसरे नंबर पर आने वाले फुआद शुक्र का कत्ल हो, या उनके भी बाद आने वाले बहुत सारे हिजबुल्लाह के कमांडर्स और लीडर्स का कत्ल हो, या दूसरी तरफ हमास के सबसे बड़े नेता इस्माइल हानिया का कत्ल हो, या उनके अलावा भी कुछ और भी बहुत सारे हमास के कमांडर्स या फिर सेकेंडरी लेवल के लीडर्स का कत्ल हो, उन सभी में आप लोगों को दो चीज़ें कॉमन नज़र आएंगी। पहली चीज़ तो ये कि इनमें से ज़्यादातर लोगों को, मतलब इक्का दुक्का को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ लेबनान की ज़मीन पर टारगेट किया गया। और जो दूसरी चीज़ कॉमन है, जो सभी में कॉमन है, वो ये है कि इन सभी को इंटेलिजेंस, मतलब कि खुफिया जानकारी की मदद से कत्ल किया गया। ऐसा नहीं हुआ कि ये किसी कमांड के साथ थे, पूरी फ़ौज के साथ थे, वहाँ पर ये लीड कर रहे थे या वहाँ पर लड़ रहे थे इजराइल से और वहाँ पर ये कत्ल हो गए, बल्कि ये कभी अपने किसी 2-3 कमांडर्स के साथ थे, कहीं 2-3 नेताओं के साथ थे, कहीं 2-3 बाहर के आने वाले लोगों के साथ थे, कहीं कहीं पर तो ये लोग अकेले या फिर फैमिली के साथ थे। और फिर इजराइल को इनकी खुफिया जानकारी मिली कि हाँ, ये बिल्कुल यहीं पर मौजूद हैं, और फिर इजराइल ने वहीं पर जाकर एयर स्ट्राइक कर दी। और हमने देखा कि किस तरह से पिछले ही महीने, मतलब सितंबर में, सिर्फ 1-2 हफ्ते के अंदर ही जो इस पूरी वॉर का, पूरी जंग का मोमेंटम इजराइल की तरफ चला गया, उसके पीछे वजह यही टारगेट किलिंग थी। मतलब जिस तरीके से इजराइल ने एक एक करके सारे हिजबुल्लाह के बड़े बड़े लीडर्स को इंटेलिजेंस की मदद से निशाना बनाया, उससे जहां एक तरफ हिजबुल्लाह का मोराल डाउन हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ मीडिया के ज़रिए से इजराइल का जो मोमेंटम था वो बनता चला गया। वरना फील्ड पर, मैदान पर क्या हालत है, इस चीज़ से हम लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। गाज़ा में क्या हुआ उसको तो छोड़ ही दीजिए, बल्कि अगर लेबनान के जो नया ग्राउंड इन्वेजन है उसकी भी बात कर ली जाए, तो जैसा कि हम जानते हैं कि इजराइल की तरफ से बहुत दिन पहले ही ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया था कि हाँ, हम लेबनान के अंदर अब ग्राउंड इन्वेजन शुरू कर रहे हैं। मतलब उन्होंने उसको स्पेशल ऑपरेशन का नाम दिया था। जाहिर है ग्राउंड इन्वेजन तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो वर्ड मीडिया की तरफ से सिर्फ रशिया के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो ग्राउंड इन्वेजन की अनाउंसमेंट पहले ही हो चुकी थी, मगर फिर भी हमने देखा कि इजराइल अंदर एंटर नहीं हुआ था। उसकी वजह बाद में ये निकल कर आई क्योंकि अमेरिका ने उसको वार्निंग दी कि तुम लेबनान के अंदर जा रहे हो और दूसरी तरफ ईरान उधर से हमला करने वाला है। ऐसी वार्निंग की वजह से शायद इजराइल को रुकना पड़ा और बाद में ईरान का हमला हुआ। और फिर हमने देखा कि जब ईरान के हमले के बाद उसी रात में इजराइल ने पूरी ताकत के साथ लेबनान में एंटर करने की कोशिश की, उसमें घुसने की कोशिश की, तो शायद हिजबुल्लाह के फाइटर्स पूरी तैयारी के साथ थे, जिसकी वजह से करारा जवाब मिला। और नतीजा ये हुआ कि अगले ही दिन, मतलब पहले ही दिन, दर्जनों घायल हुए, 30 से ऊपर शायद। और ख़ुद इजराइल के मुताबिक, जैसा कि उसने ख़ुद भी कबूल किया, 8 उसके फ़ौजियों की मौत हुई। और ये कोई सरप्राइजिंग चीज़ नहीं है कि हिजबुल्लाह ने ये सब कुछ अचानक से कर दिया, बल्कि ये तो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड थी। दुनिया भर का मीडिया, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऑलरेडी इजराइल को ये वार्निंग देते आ रहे थे, ये चेतावनी देते आ रहे थे, इवन जिसमें ख़ुद अमेरिका भी शामिल था कि भाई मैदान की जंग डिफरेंट होने वाली है। मैदान की जंग बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे 2000 से पहले हुई थी या फिर 2006 में हुई थी, क्योंकि हिजबुल्लाह के जो फाइटर्स हैं उनकी जो पूरी ट्रेनिंग है, उनका जो एक्सपीरियंस है, वो सब कुछ मैदानी जंग के ही लिहाज से है। और जब वो 2000 के दौर से पहले या फिर 2006 की जंग में इस तरह से लड़े थे, तो अब तो वो दौर है कि जब वो तादाद में भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और हथियार या फिर बाकी चीज़ों में भी काफ़ी एडवांस हो चुके हैं। फ़िलहाल मुद्दे पर वापस आएँ तो जैसा कि हमने जाना कि इन सभी टारगेट किलिंग में एक बात कॉमन थी, और वो ये कि इनमें से ज़्यादातर लोग लेबनान की ज़मीन पर टारगेट किए गए थे। मगर हैरानी की बात यह है कि अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो ये चीज़ आप लोगों को गाज़ा में नज़र नहीं आई होगी। बावजूद इसके कि गाज़ा एक छोटी सी पट्टी है, चारों तरफ से बंद है, इजराइल ने पूरी तरीके से घेर रखा है, जबकि ऐसी चीज़ लेबनान में नहीं है। मगर उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि वहाँ पर जितने भी हमास से जुड़े हुए लोग कत्ल हुए, वो ज़्यादातर रैंडमली हुए। मतलब या तो जंग में हुए वो कत्ल, के बहुत सारे अपने फाइटर्स के साथ लड़ रहे थे, उन सभी पर एयर स्ट्राइक्स की गई या हमला किया गया, तो बाकी लोगों की मौत हुई, उनमें से एक आध उनका कमांडर भी मारा गया। और जिसका बाद में इजराइल को जब उसकी खबर हुई तो उसने अनाउंसमेंट कर दी कि हाँ, हमास से जुड़े हुए इस बड़े इंसान को आज हमने ख़त्म कर दिया है। या कभी ऐसा हुआ कि शक हुआ कि इस एरिए में ये इंसान हो सकता है, तो अंधाधुंध एयर स्ट्राइक कर दी, 100-200 लोग मर भी गए, तो सवाल जवाब करने वाला तो कोई है ही नहीं, आप जानते हैं। तो वो भी एक बंदा उसमें रैंडमली मर गया। कभी ऐसा हुआ कि वो कत्ल भी नहीं हुआ क्योंकि शक था, वो इंसान वहाँ पर था ही नहीं। लेकिन आप लोगों ने गाज़ा के अंदर ये कभी नहीं देखा होगा कि लेबनान की तरह हमास से जुड़े हुए लोगों की
इसराइल के पास इतनी ज़्यादा सटीक जानकारी हो। आप देखिए कि आज भी हमास के जितने भी बड़े चेहरे हैं, वो चाहे याहिया सिनवार हों या फिर अबू उबैदा हों, इस तरह के बहुत सारे लोग अभी भी इसराइल की पहुंच से काफ़ी दूर हैं। तो अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसा है क्यों? गाज़ा और लेबनान के अंदर ये बड़ा फ़र्क क्यों देखने को मिल रहा है? तो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है ईरान। गाज़ा के अंदर ईरान की प्रेजेंस नहीं है, ईरान का दखल नहीं है। हाँ, हमास को वो सपोर्ट करता है, बिल्कुल करता है, फाइनेंशियली तो करता ही है, और मुमकिन है जैसा कि दावे किए जाते हैं कि मिलिट्री के लिहाज से भी करता होगा, लेकिन उसके खुद की प्रेजेंस नहीं है। मतलब उसकी मिलिट्री या उसकी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग गाज़ा के अंदर नहीं रहते हैं, बल्कि जितनी भी मदद आती है वो स्मगलिंग वगैरह के ज़रिए से आती है या किसी थर्ड पार्टी के ज़रिए से आती होगी। लेकिन लेबनान के अंदर ये चीज़ बिल्कुल उल्टी है। लेबनान के अंदर जो हिजबुल्ला है वो ईरान की पूरे कोऑपरेशन से काम करता है। उसके जुड़े हुए लोग अक्सर वहाँ पर आते रहते हैं, मीटिंग करते रहते हैं। ईरान की मिलिट्री से जुड़े हुए लोग हों या फिर पॉलिटिक्स से जुड़े यानी गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोग हों, सबका आना जाना लगा रहता है। हिजबुल्ला के लोग भी ईरान जाते रहते हैं। कुल मिलाकर लेबनान के अंदर ईरान के लोगों की भरमार है। पूरी तरीके से हिजबुल्ला के अंदर उनकी दखल अंदाजी है। मुझे लगता है कि आप लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, तो चलिए इस पूरे मामले को थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। मामला ये है कि आज की डेट में इसराइल के ख़िलाफ़ जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस, जितने भी ग्रुप, जितनी भी पार्टीज़ लड़ रही हैं, उन सभी में मिलिट्री के लिहाज से अगर कोई सबसे ताकतवर कड़ी है, कोई सबसे ताकतवर पार्टी है, पॉइंट है, तो वो है ईरान। मगर एट द सेम टाइम इन सारे ही ग्रुप्स, इन सारी ही पार्टीज़ में इसराइल के ख़िलाफ़ इंटेलिजेंस के लिहाज से भी सबसे ज़्यादा अगर कोई कमज़ोर है तो वो है ईरान। हाँ दोस्तों, ईरान में मोसाद के एजेंट्स भरे पड़े हैं। ईरान के आप चाहें किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ लीजिए या किसी भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स पर नज़र डाल लीजिए, या इसके अलावा इवन उनकी मिलिट्री, उनकी पॉलिटिक्स, उनकी गवर्नमेंट, हर चीज़ पर नज़र डाल लीजिए। हर जगह पर इसराइल मतलब उसकी जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसके जासूस भरे पड़े हैं। अब ये जासूस किस लेवल तक भरे हुए हैं, मतलब कितने ऊपर तक पहुँचे हुए हैं, इस चीज़ का अंदाज़ा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि अभी कुछ दिन पहले ही जो हिजबुल्ला के सबसे बड़े नेता हसन नसरुल्लाह की मौत हुई थी, उसके बाद रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि दरअसल हसन नसरुल्लाह की लोकेशन के बारे में इसराइल को खबर लेबनान के किसी जासूस ने नहीं बल्कि ईरान के एक जासूस ने दी थी। अब हसन नसरुल्लाह एक ऐसे इंसान थे कि जो पिछले कई सालों से इसराइल के टारगेट पर थे, और जाहिर है उनकी लोकेशन के बारे में आम लोग तो छोड़ दीजिए बल्कि हिजबुल्लाह के खुद के लोगों को नहीं पता होता था। ज़्यादा में ज़्यादा सीनियर जो लीडरशिप होगी उनसे जुड़े हुए 2-3 लोगों को ही खबर रहती होगी। इसके अलावा ईरान में जो बिल्कुल टॉप लेवल के लोग होते होंगे, जो हिजबुल्लाह से डायरेक्ट बात करते होंगे, उन्हीं लोगों को इस बारे में खबर रहती होगी या खबर हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी इसराइल हसन नसरुल्लाह को लोकेट करने में कामयाब रहा, और वो भी कैसे? ईरान के जासूस की मदद से। अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान का वो जासूस कितने ऊपर लेवल पर बैठा हुआ होगा ईरान में कि उसको इतनी अंदर की जानकारी थी, इतनी खुफिया जानकारी थी कि हसन नसरुल्लाह कहाँ पर हैं या फिर उस टाइम पर कहाँ पर पहुँचने वाले हैं। वैसे यहाँ पर ये बात भी जान लेना ज़रूरी है कि इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि इसराइल के जासूस तो लेबनान के अंदर भी मौजूद हैं। लेबनान में पिछले कई सालों की मेहनत से इसराइल ने जासूसों का जो जाल बिछाया है वो वाकई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, और उसके पीछे वजह ये है कि क्योंकि ख़ुद लेबनान में ये कहावत मशहूर है कि हिजबुल्लाह ने इतने दोस्त नहीं बनाए हैं कि जितने दुश्मन पाल रखे हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप लोगों ने लेबनान, सीरिया, इराक इन सब की हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि हिजबुल्लाह एक शिया ग्रुप है, जबकि इसके मुकाबले में बहुत सारे ऐसे सुन्नी ग्रुप हैं कि जो इसको पसंद नहीं करते हैं। इसके अलावा जो एक दुरूज़ नाम का सेक्शन पाया जाता है वो भी इसको पसंद नहीं करता है, या इसके अलावा जो लेबनान के क्रिश्चियंस के कुछ ग्रुप हैं वो भी पसंद नहीं करते हैं, और भी न जाने कौन कौन से ग्रुप हैं कि जिनको हिजबुल्लाह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। लेकिन फिर भी मामला यहीं पर आकर अटकता है कि ये सड़क पर चलते फिरते जासूस इसराइल को क्या बता सकते हैं? ज़्यादा में ज़्यादा यही बता सकते हैं कि इस इलाके में उनको कुछ गड़बड़ लग रही है या फिर इस बिल्डिंग में कुछ मूवमेंट हो रहा है, जिसके बाद इसराइल थोड़ी खोजबीन करके वहाँ पर एयर स्ट्राइक कर सकता है। लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं बता सकते हैं कि हसन नसरुल्लाह की लोकेशन क्या है, इब्राहिम अकील की लोकेशन क्या है, या फिर फुआद शुक्र की लोकेशन क्या है। ये तो वही बता सकता है कि जो खुद या तो हिजबुल्लाह की बिल्कुल टॉप लीडरशिप में शामिल है या फिर ईरान में बैठा हुआ है। अब ईरान में मोसाद कितनी अंदर तक और कितनी मजबूती के साथ और कितने पहले से ही घुस चुका है, इस चीज़ का अंदाज़ा आप लोग इस नई रिपोर्ट से लगा सकते हैं।
पिछले कुछ दिनों से ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर या बाकी जितनी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, उन सब पर सर्कुलेट हो रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो ईरान के एक पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, जो बहुत ही मशहूर भी हैं, जिनका नाम है महमूद अहमदी निजाद, उन्होंने अभी कुछ वक्त पहले ही ये खुलासा किया है CNN के सामने कि दरअसल एक वक्त था कि जब ईरान ने मोसाद के इन जासूसों से परेशान होकर एक बड़ा फैसला लिया था और एक काउंटर इंटेलिजेंस टास्क बनाई थी। मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि एक स्पेशल टीम बनाई थी चंद खास लोगों की, 20-25 लोगों की, जिसको ये काम दिया गया था कि वो खुफिया तौर पर इन सारे मोसाद के जासूसों को चुन चुन कर ढूंढें और उनको साफ़ करें, उनका सफाया करें और किसी तरीके से हमारी कंट्री को इस मुसीबत से बचाएं। लेकिन हैरानी की बात ये है, और आपको जानकर शायद हो सकता है हंसी आए या अफसोस करें आप, कि वो जो स्पेशल टास्क बनाई गई थी, जो काउंटर इंटेलिजेंस टीम बनाई गई थी, उसका जो हेड था वही बाद में मोसाद का जासूस निकला। मतलब वो डबल एजेंट था। और सिर्फ उसका हेड ही नहीं बल्कि उस टीम से जुड़े हुए बाकी भी बहुत सारे लोग डबल एजेंट थे। मतलब इजराइल के लिए ही अंदरूनी तौर पर काम कर रहे थे। इजराइल ने लंबे वक्त तक उनका खूब इस्तेमाल किया। उन्होंने लगातार ईरान की बहुत सारी कीमती और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इजराइल को ट्रांसफ़र की और उन्हीं सारी इन्फॉर्मेशन की मदद से फिर इजराइल ने एक एक करके ईरान में अपने बहुत सारे ऑपरेशन कामयाबी के साथ किए भी, जिसमें जो सबसे अहम ऑपरेशन था वो 2018 का वो ऑपरेशन था कि जिसके तहत इजराइल ईरान से उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी हुई बहुत सारी फाइल्स चुराने में कामयाब हो गया था, जिसको फिर बेंजामिन नेतन्याहू ने पूरी दुनिया के सामने पब्लिश किया था और उसका इस्तेमाल किया गया था ईरान के ख़िलाफ़ सैंक्शन लगाने के लिए। मतलब उसी का सहारा लेकर, उन्हीं फाइल्स को दलील बनाकर डोनाल्ड ट्रंप ने जो पुरानी गवर्नमेंट की तरफ से की गई अमेरिका के साथ डील थी, एक समझौता था न्यूक्लियर को लेकर कि तुम न्यूक्लियर नहीं बनाओगे और हम तुम्हारे ऊपर सैंक्शंस वगैरह नहीं लगाएंगे, वो तोड़ दिया और एक बार फिर से ईरान इकोनॉमिकली सैंक्शंस के नीचे दबा दिया गया। अहमदी निजाद ने साथ ही साथ ये भी बताया है कि हैरानी की बात तो ये है कि ये सारे ही जासूस एक एक करके ईरान छोड़ने में भी कामयाब हो गए थे और आज इजराइल के अंदर रह रहे हैं। तो अब इस नई रिपोर्ट के ज़रिए से, जिसमें जाहिर है दावा भी एक ऐसे इंसान ने किया है कि जिसकी बात पर ज़रा बराबर भी शक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये न सिर्फ राष्ट्रपति रहे हैं बल्कि सबसे मशहूर राष्ट्रपतियों में से एक राष्ट्रपति हैं। ये इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं कि आज भी अगर ये इलेक्शन में खड़े होंगे तो आसानी के साथ जीत सकते हैं। इनको ख़ास तौर से इजराइल को लेकर बहुत ज़्यादा सख्त पॉलिसी के लिए जाना जाता था और उसी की वजह से ये काफ़ी मशहूर थे। अब मुद्दे की बात ये है कि आप बस इतना समझिए कि ईरान जैसा कोई भी देश अगर अपने देश के अंदर दुश्मन के फैले हुए जासूसों को काउंटर करने के लिए, उनको ढूंढने के लिए कोई स्पेशल टास्क बनाता है, कोई फोर्स बनाता है, तो उसमें कोई आम लोग तो भर्ती करेगा नहीं। उन्हीं लोगों को वो डालेगा, उन्हीं लोगों को उसमें सिलेक्ट करेगा कि जो उसके बिल्कुल टॉप लेवल के होंगे। और जाहिर है ईरान ने भी 100% यही किया होगा और फिर बाद में देखा गया कि न सिर्फ उस टीम के लोग बल्कि उसका टीम का जो हेड था वो खुद ही मोसाद का जासूस था। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ईरान में कहां तक घुसी हुई है। मतलब हो सकता है, मुमकिन है कि जितने भी चेहरे हम ईरान की लीडरशिप के टीवी पर देखते हैं या उनकी मिलिट्री से जुड़े हुए बड़े बड़े चेहरे जो हमको आमतौर पर सोशल मीडिया पर नज़र आते हैं, उनमें से ही कोई बाद में हम सुने कि इजराइल का जासूस था। कुछ भी मुमकिन है, क्योंकि पिछले एक लंबे वक्त से जिस तरह की बड़ी बड़ी खुफिया इन्फॉर्मेशन इजराइल तक लगातार पहुंच रही हैं, उससे ये बात तो क्लियर है कि कोई नीचे लेवल का जासूस नहीं बल्कि बहुत ऊपर लेवल पर बैठा हुआ जासूस ही इजराइल तक ईरान से ये सारी चीज़ें पहुंचा रहा है। बाकी इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दें। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ शेयर कर सकते हैं और हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं नई वीडियो बनाऊं तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके।